नमस्कार। जनपक्ष में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ छात्र राजनीति से जनहितकारी राजनीति, किसान और नौजवानों के बीच जाकर के उनके दुख दर्द को समझ करके उनके मनोभावों से खुद के तार जोड़ करके संघर्ष की राह पकड़ चुके बलिया के रहने वाले, प्रयागराज में शिक्षित दीक्षित और पूरे प्रदेश के छात्र नौजवानों से एक आत्मिक संबंध रखने वाले, स्नेह रखने वाले विवेकानंद सिंह बालपुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप जनपद के विमत में विवेकानंद सिंह जी, बाबुल सिंह जी, आप दूसरी बार हैं, आपका स्वागत है। जनपद की छोटी सी टीम हमारी है और हम समझते हैं कि हमारे जो डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं आप भी हमारी टीम के एक अहम हिस्सा होते हैं, क्योंकि हमारा ये विमर्श आपके बिना अधूरा है। आप छात्र राजनीति में रहे हैं, आपके लिए जनपक्ष की टीम की तरफ से एक प्रश्न है, स्क्रीन पर है, मैं उसको पढ़ देता हूं, दोहरा देता हूं और हम चाहेंगे कि हम आपसे इसका जवाब चाहें। आप छात्र नेता रहे हैं बाबुल जी, छात्र राजनीति के बाद आप खेती, किसानी, बेरोजगारी, सुरक्षा सहित तमाम मुद्दों पर आप मुखरित दिखते हैं। छात्र राजनीति से अब जून जुड़ाव की राजनीति में आप क्या बदलाव महसूस करते हैं? ये पहला प्रश्न आपके लिए इसलिए है क्योंकि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम बड़े राजनीति समग्र रूप से राजनैतिक चिंतन और वैचारिक प्रवाह के अभाव में कमरों में, एसी में, दिल्ली में या अपने अपने गृह जनपद में कैद होकर के सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। आखिर आपने संघर्ष की राजनीति को क्यों स्वीकारा? आप भी किसी दल में रह करके बड़ी आसानी से अपनी राजनीतिक इच्छा की पूर्ति कर सकते थे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार। और मैं अपनी तरफ से, आपकी तरफ से और आपके समस्त श्रोताओं को, दर्शकों को की तरफ से आज शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती है। हम सब की तरफ से उन्हें कोटिशा नमन करते हैं, अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र आज उन्हें याद कर रहा है। और जो पहला सवाल है आपका, उसका जवाब आज जिनका जन्मदिन है उनके द्वारा प्राप्त जो शिक्षा है वही मेरा जवाब है कि जो विचारों की शान और तेज हम लोगों ने विद्यार्थी जीवन में छात्र राजनीति करते हुए समाजवाद के जो कंसेप्चुअल जो उनसे हम लोगों ने आदर्श प्राप्त किया था, वही हम लोग को लगातार प्रेरित करती रहती है, मजबूर करती रहती है कि हम लोग उन रास्तों पे चलें जिससे आने वाले समय में हम लोग ये कह सकें कि हम लोगों ने एक मीनिंगफुल लाइफ जिया है। देखिए, मैं आज की तारीख में क्षत्रिय हूँ, साधन संपन्न हूँ, थोड़ी बहुत लोकप्रियता है। मैं आसानी से अपने आप को किसी भी राजनीतिक दल में स्टेबल करके, विशेषतः जो सत्ता पक्ष है, जहाँ पे आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं और कमोबेश एक गलत जो उसको क्या कहा जाता है, एक धारणावादी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि क्षत्रियों का शासनकाल चल रहा है, उसमें एक आसान राह मेरे लिए हो सकती थी। लेकिन मैं यदि छात्र राजनीति में अगर मेरी ट्रेनिंग हुई है और भगत सिंह जी को आदर्श मानते हुए हम लोग राजनीति की शुरुआत अगर हम लोगों ने किया है, तो मैं मानता हूं कि इन तमाम ट्रेंडों से आगे निकल करके और हम लोगों को जो यथार्थ की राजनीति है, जो जमीनी जो हकीकत है, उस पर हम सबको काम करना चाहिए। उसके तहत ही छात्र राजनीति से निकल करके आज आपके बीच में मैं अपने विचारों को रख रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। टेक्निकली कुछ गलत तो नहीं हो गया? जी जी, बोलिए बोलिए बाबुल जी, आपकी आवाज मिल रही है।
अच्छा अच्छा, अच्छा। हमारा जी हमारा अगला ये प्रश्न है कि आज पीएम के मन की बात आपने सुनी होगी, आपकी जानकारी में आएगी। आपका जो मोदी जी का मन की बात का संबोधन होता है, आज के संबोधन पर आपका क्या देखिए, कहना, ये आपके क्या विचार हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी एक अंतराल के बाद लगातार अपने मन की बात करते आए हैं, और उसी क्रम में आज उन्होंने भी अपने मन की बात की है। और जो भी देश के अंदर घटनाक्रम रहता है, उस घटनाक्रम को अपने पक्ष में लाने का ये लगातार प्रयास करते रहते हैं, और कैसे वो जनता की सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार से वो करना चाहते हैं, ऐसे तमाम भ्रमजाल वो लगातार अपने मन की बात में वो करते रहते हैं। जबकि देश के प्रतिनिधि के रूप में उनकी ये जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं ये उनका कर्तव्य भी बनता है कि वो जनता के मन की बात सुने, जनता के दुख दर्द तकलीफ को सुने और उसके निदान की बात करें, न कि वो मन की बात करें। जहां तक रही आज उनके संबोधन की बात, तो उन्होंने बेसिकली जो नई जो कृषि नीति बनी है, जो कृषि सुधार विधेयक के नाम से, जबकि हम लोग इसको कृषि बर्बाद विधेयक का नाम देते हैं, वो उस पे अपनी सफाई दे रहे थे कि किस प्रकार ये अच्छा हो जाएगा, किस तरीके से इस पे कई किसानों का इससे लाभ हुआ है। लेकिन बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि ये सरासर किसानों के खिलाफ बनाया हुआ कानून है, क्योंकि पूंजीपतियों द्वारा प्रचार के तमाम जो यंत्र हैं, जो प्रचार के जो संसाधन हैं, उस पर कब्जा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को उन लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया, और बनाने के बाद इस देश के प्रत्येक जो आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन थे, उन सब को मोदी जी से कह करके अपने पास ले लिया। अगर कुछ बचा था तो मात्र कृषि बची थी। उस कृषि को भी इन्होंने एक एक करके 3 कानून बनवा करके अब अपने पास, अभी विधेयक का स्वरूप है, राष्ट्रपति जी के संरक्षण के बाद वो कानून बन जाएगा। उन्होंने अब किसानी को भी अपने कब्जे में लेने का उन लोगों ने दुष्चक्र रच दिया है, जिसमें आपको पता होगा कि 5 जून को कृषि सुधार अधिनियम बना था, और उस अधिनियम के बाद 6 महीने में मैंडेटरी था कि इस हाउस में उसका बिल ले आकर के, विधेयक ले आकर के, और उस पर यह कानून का अमली जामा लिए पहनाए। तो उसमें जो खैर तीनों गलत हैं, लेकिन एक एक करके मैं आना चाहता हूं कि पहला जो गलत कानून इन्होंने बनाया है, वो आवश्यक वस्तु संशोधन बिल इन्होंने ये जो ले आए हैं। इसके तहत जो 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बना था, जिसके तहत कोई व्यक्ति एक स्टॉक से ज्यादा लिमिट नहीं कर सकता था, जो हमारे खाद्य और जो तेल थे उनको, तो उसको मोदी जी ने अब समाप्त कर दिया है। यानी कि पहले जो जमाखोरी एक गैर कानूनी काम था, एक जो है कालाबाजारी को दंडित किया जाने का प्रावधान था, उसकी खुली छूट माननीय मोदी जी ने दे दिया है, और वो भी बाकायदा कानून बना करके। दूसरा जो है वो कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य करके ये कानून बनाए हैं। इसके तहत ये जो तमाम एपीएमसी, जिसको हम लोग मंडी समिति के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको इन्होंने सबसे ज्यादा जो प्रचारित किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, वो इसी चीज को किया जा रहा है कि जिसके तहत संवर्धन और समर्थ संरक्षण भी शायद सब कुछ जोड़े गए हैं। इतना एक तो टिपिकल नाम रखते हैं इन लोग कि उसको याद रखना भी मुश्किल होता है। लेकिन इसके बाद इस कानून के बिल के लाने के बाद जो सबसे ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है, वो इसी चीज को प्रचारित किया जा रहा है कि साहब हम लोग तो बिचौलियों को समाप्त कर रहे हैं, और आने वाले समय में किसान इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित हो जाएगा। तो मेरा एक सवाल है आपके माध्यम से उन सारे लोगों को जो इसका समर्थन कर रहे हैं, कि ये कानून पहले ही बिहार में 2006 से लागू है, और इसके लागू होने के बाद जो किसानी खेती करने वाले जो परसेंटेज थे बिहार के अंदर, उनकी आबादी लगातार घट गई है। मंडी समितियां जो थी, जो मंडी परिषद थी प्रत्येक जिले में, वो अगर एक बस 10 सेकंड के लिए विवेकानंद जी 10 सेकंड के लिए रोकते हैं, क्योंकि आप
मुझे लगता है कि उस बिंदु पर की तरफ जा रहे हैं जिस बिंदु पर पूरा हमारा अगला सवाल था। हम ये समझना चाहते हैं कि सरकार का ये दावा है कि ये जो विधेयक है ये किसानों के हित में है, और आप इसके विरोध में, मैंने देखा है कि आप उत्तर प्रदेश में अच्छे खासे जो मुखरित विरोध के स्वर हैं उसमें आपका प्रमुख रूप से नाम है, और आप इसके विरोध में हैं, खुले तौर से विरोध में है, और आपके कई तथ्य भी वो विचारणीय है। मुझे लगता है कि सरकार को उसको संज्ञान में अवश्य लेना चाहिए। अब मैं ये चाहता हूं सीधा सीधा कि आपकी दृष्टि में इन विधेयकों में खामी क्या है। एक खामी आपने कालाबाजारी बढ़ेगी ये इंगित किया। दरअसल आज भगत सिंह का जन्मदिन है, जिसे आपने भी बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में किया, और इंगित करो डॉक्टर लोहिया का एक कॉन्सेप्ट था कि अच्छी बात बुरी बात जो भी है उसको आप इंगित करिए। और भगत सिंह डॉक्टर लोहिया के नेता थे। 23 मार्च को डॉक्टर लोहिया का जन्मदिन होता है। वो किया था कि नहीं, मैं अपना जन्मदिन और होली कैसे मनाऊं, आज मेरे नेता का बलिदान दिवस है। तो आज उस पवित्र आत्मा का भी जुड़ाव हमसे, आपसे और पूरे भारतीय जनमानस से, क्रांतिकारी सोच रखने वाले किसान मजदूर से पीड़ा रखने। तो आज एक जागरूक जो नागरिक है, एक सजग युवा है, एक किसान हितकारी राजनीति करने पर संघर्ष का रास्ता पकड़, राजनीति अपनी जगह है। सुझाव आपका क्या है? क्योंकि हम ये समझते हैं कि आप छात्र राजनीति से निकले हुए लोग कहीं ना कहीं विचार रखते हैं, आप पारिवारिक वंशानुगत राजनीति से निकले हुए लोग नहीं हैं, आप संघर्ष की राजनीति से निकले लोग हैं। राजनारायण की जो कल्पना थी, मधुलिमे जो सोचते थे, जेपी बाबू का जो संघर्ष था, यहां तक कि राजनीति में निकले हुए संघर्ष के कोप में मुलायम सिंह यादव और लालू यादव भी संघर्ष के प्रतीक हैं। लेकिन बाद में लोक परिवार के आए, तो आप तो संघर्ष की परिपाटी के हैं। तो आप विचार भी दीजिए सरकार को, समाज के तरफ से विचार आवे कि आपके इन विधेयक में समाज को ये खामी नजर आती है, इनको दूर करिए। क्या खामियां हैं, हम ये जानना चाहते हैं। जी, मैं खामियों पे एक बार अपने विचार रख दूं, उसके बाद उस पे सरकार को मैं सजेस्ट भी करूंगा कि सरकार को क्या करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ये जो बिल लेकर के आई है। देखिए, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त किया है इन लोगों ने, वो मैंने आपको बताया कि वो सीधे सीधे कालाबाजारी को बढ़ावा देगा। अब जमाखोरी का एक तरीके से लाइसेंस दे दिया जाएगा। आम आदमी बहुत आसानी से इस बात को समझ सकता है कि अगर उससे किसी के पास अगर बहुत पैसा है तो वो पूरे जिले का जो भी खाद्य पदार्थ है वो अपने पास अगर स्टॉक कर लेगा, तो इससे वो उस रेट को मैनिपुलेट करने की पावर उसके पास हो जाएगी। वो हेर फेर कर सकता है रेट में, मनचाहे दामों पे बेचेगा, फिर जनता बाध्य हो जाएगी उस चीज को महंगे दाम पे खरीदने के लिए। गलत कानून है, ये नहीं होना चाहिए। मोदी जी इसको प्लीज वापस ले लीजिए। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि जो एपीएमसी जो एक्ट था उसको रखते हुए इन्होंने जो मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंध जो कानून जो बनाया है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने वाला है। और जिसका मैं जिक्र कर रहा था, कृषि उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य, ये जो है 3 मुख्यतः जो कानून बनाया गया है, उसको आप समझिए कि जहां एपीएमसी एक्ट को ये समाप्त करने की एक साजिश के रूप में देख रहे हैं, हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त करने की एक साजिश के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि 2006 में ये कानून एपीएमसी एक्ट को समाप्त करने वाला बिहार में लागू है, और वहां पे किसानी डेवलप नहीं हुई है। किसानी लगातार वहां पे खराब हुई है, लगातार जो है उसमें गिरावट आई है, पलायन लोगों का वहां से बढ़ा है। क्योंकि जो मंडी समितियां थी वो एक जर्जर भवन के रूप में ही सही, लेकिन किसानों को संरक्षण देती थी। वो एक बैरियर का काम करती थी कि जो पूंजीपति है वो डायरेक्ट जो है किसानों से उनका उत्पाद नहीं खरीद सकता है, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि किसान जो है वो भोला भाला है, वो तमाम बाजार की चालाकियों को, बाजीगरियों को वो नहीं समझता है, और पूंजीपति आसानी से उसको बरगला करके उसका उत्पाद जो है वो खरीद लेगा, उसको मनचाहे दामों पे वो उससे जो है ट्रेड कर लेगा। और बाजार पे यदि उनका एक छत्र राज हो गया तो किसान को बाध्य भी कर सकता है कि भैया इससे ऊपर जो है आपका नहीं बिकेगा।
है ना। फर्ज कीजिए अरविंद सर कि पूरे लखनऊ जिले में 4 व्यापारी हों, ठीक है, तो वो 4 व्यापारी अगर आपस में तय कर लें कि यार हम जो है फला जो उत्पाद है उसका दाम इससे ऊपर यार कोई नहीं खरीदेगा, तो किसान फिर बाध्य हो जाएगा ना उस उत्पाद को जो है उतने में बेचने के लिए। तो एक चेक और बैलेंस का काम मंडियां करती थी। निश्चित तौर पर उसमें बहुत खामियां थी। जो आढ़त का जो प्रावधान बनाया गया था उसमें जो आढ़ती थे वो बिचौलिए का जो काम करते थे, वो निश्चित तौर पे बहुत ही खराब जो है कानून था, एक तरीका था जिसके तहत जो है किसानों का शोषण होता था। भाजपा के लोग कहते हैं कि भगत सिंह जी का भी और लाला लाजपत राय जी का सपना होता था कि बिचौलिए उससे हटें। तो निश्चित तौर पे ये स्वागत योग्य कदम हो सकता था कि इन बिचौलियों को हटा करके और कोई और पुख्ता जो है वहां पे प्रावधान बनता जिसमें सरकार ही स्वयं बैठ करके और वो बिचौलिए का काम करती, वो इंश्योर करती कि किसानों का जो उत्पाद है वो एमएसपी से नीचे न बिके और उनका शोषण न होने पावे। लेकिन इस कानून ने क्या काम किया है कि वो जो खंडहर नुमा जो एक संरक्षण की जो छत थी किसानों के सर पे, उसको भी निस्तेनाबूद करने का इन्होंने काम कर दिया है। ये लेकर के आए हैं जो नया कानून, उससे इस मंडियों के सापेक्ष एक अलग जो है प्राइवेट मंडी बन जाएगी। तो वहां पे क्या बिचौलियापन खत्म हो जाएगा। जो मंडी समितियों में बैठने वाले लोग हैं वो वहां बैठ करके बिचौलिएपने का काम करेंगे और एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। इस बात की गारंटी जो है आखिर इस बिल में क्यों नहीं है। लगातार कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, एमएसपी खत्म नहीं होगा। तो आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हम लोगों का अध्ययन है और जो जिस तरीके से सरकार के जो चालें हैं उसको हम लोग समझ रहे हैं, उसको डिकोड करते हुए आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में ये सरकार पीडीएस सिस्टम को समाप्त कर देगी। जो सरकारी सस्ते गल्ले की जो दुकानें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। उसके स्थान पे जो उसके जो लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में ये पैसा भेजने का काम करेंगे। इस कदम से क्या होगा कि जो एफसीआई में सरकार जो अन्न भंडारण करती है वो अन्न भंडारण करने की जरूरतें समाप्त हो जाएंगी। एफसीआई में अन्न भंडारण करने की जरूरतें अगर समाप्त हो गई तो जो तमाम क्रय केंद्र जो है आपके बने होंगे ब्लॉक लेवल पे, वो क्रय केंद्र फिर समाप्त हो जाएंगे। और क्रय केंद्र जब समाप्त हो जाएगी तो किसानों से खरीद की जो मजबूरी है, सरकार की बाध्यता है, वो समाप्त हो जाएगी। तो बाजार जो है किसान जो है वो पूरी तरीके से बाजार के हवाले हो जाएगा। तो सरकार की नीयत में यदि खोट नहीं होती तो वो अपने इस तमाम प्रावधानों में एक लाइन अगर वो जोड़ देती कि एमएसपी से नीचे अगर खरीद होगी तो वो गैर कानूनी माना जाएगा, क्योंकि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है। हम लोग जो है वो न्यूनतम की ही बात कर रहे हैं, हम कहाँ अधिकतम की बात कर रहे हैं, जो न्यूनतम। बिल्कुल। और देखिए बाबुल जी, आपके इस विमर्श में जो आपने अभी बीच में भी कहा था और फिर कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर उपज किसान की कहीं न बिके, न मंडी के बाहर न मंडी के अंदर। तो ये मुझे लगता है एक जायज मांग है, जनता की आवाज है, जनता का ये पक्ष है। किसान का अगर दर्द वास्तव में सरकारें हरना चाहती हैं तो शोषण के जो उपक्रम हैं, किसी भी प्रकार के शोषण के उपक्रम हैं, ये तो नहीं चलेगा कि शोषण के पुराने किले को ढहा करके नई इमारतें खड़ी कर दी जाएं। तो आज के जनपक्ष में कृषि विधेयकों पर विवेकानंद सिंह और बाबुल के कथन से हम अभी तक एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, कृषि मंत्री जी को और खासकर गृह मंत्री अमित शाह जी को, क्योंकि बड़े फैसले लेने में निर्णायक भूमिका उनकी रही है, तो वो जनता की आवाज को सुने। और जैसा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की अभी भी बात उन्होंने की है, लेकिन साथ ही साथ वो गारंटी लें, ये कहना है किसानों और नौजवानों की, उत्तर प्रदेश के आवाज की, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर किसान की उपज न मंडी में बिके न मंडी के बाहर बिके। दलालों, बिचौलियों, आढ़तियों को खत्म करके कॉर्पोरेट घराने के नए बिचौलियों को पैदा करने का जो एक उपक्रम समझ में आ रहा है, किसानों को, नौजवानों को, संघर्ष करने वाले लोगों को,
उस उपक्रम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से परे और अलग तथ्यात्मक चर्चा में यह निष्कर्ष निकला है बाबुल जी, एक वैचारिक सुदृढ़ता और वैचारिक प्रवाह के कारण ये सरकार को एक अच्छा संदेश से जुड़े हुए जो लोग, शासन सत्ता से जुड़े हुए लोग इस बात को समझें कि जो उनकी अगर मंशा है कि किसानों को लाभ मिले तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही उपज का दाम उनको मिले, मंडी के अंदर या बाहर। तो ये उनका फैसला लोगों को समझ में आएगा कि हाँ आपने अच्छा किया है। अब एक और चीज हम समझना चाहते हैं आपसे, आपने कारण पर चर्चा किया, आपने एक सोल्यूशन बहुत बढ़िया बताया, लेकिन ये जो परिस्थिति है कि किसान युवा जनहित के लिए वर्तमान परिस्थिति में क्या करना चाहिए, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार के विरोधी सरकार में शामिल होने के लिए अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक संगठन है जो वास्तव में दर्द को समझते हैं उनको क्या करना चाहिए? आप क्या करने की सोचते हैं? उसमें आप भी शामिल हैं जी। देखिए, मैं एक जो आखिरी जो उसमें बचा हुआ उसको भी मैं थोड़ा सा बहुत इन शॉर्ट में उसको बता देना चाहता हूँ कि जो मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पे जो है अनुबंध विधेयक जो लागू किया गया है, उसका अर्थ ये है कि अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे पूंजीपतियों को ये खुली छूट दे दी जाएगी कि वो जा करके किसानों से कंपटीशन करें, वो भी जा करके खेती करें। तो जो हमारा किसान जो पहले ही तमाम तरह के आपदाओं से विपदाओं से अपने आप को जो है उसकी मार झेल रहा है, वो अपना किसी तरीके से इज्जत सम्मान वो बचा रहा है, वो किस प्रकार से पूंजीपतियों से मुकाबला कर पाएगा? वो छोटी जोत का जो किसान है जो अपने लागत उत्पाद के लिए जो लागत की आवश्यकता होती है, खाद बीज कीटनाशक दवाएं ये सब जो खरीदता है, उसकी खरीद जो है वो खुदरा मूल्य पे होती है। उसके स्थान पे उसका जो कंपटीशन होने वाला है आने वाले समय में वो बड़े बड़े पूंजीपतियों से होने वाला है, वो अंबानी से होने वाला है, वो अडानी से होने वाला है, वो कारगिल से होने वाला है, वो पेप्सिको से होने वाला है, वो आईटीसी से होने वाला है। तो ये सारे लोग जो है वो हजारों लाखों एकड़ हेक्टेयर की जो है खेती जब करेंगे तो उस उत्पाद के लिए जो आवश्यक जो उपकरण होंगे, जो उसके खाद बीज और कीटनाशक वो खरीदेंगे, वो बहुत ही बल्क क्वांटिटी में खरीदेंगे। बल्क क्वांटिटी में खरीदने के चलते उन लोगों का जो लागत होगा वो आम किसानों के मुकाबले वो आधा हो जाएगा, क्योंकि एक सामान्य किसान हर साल 1,50,000 से ज्यादा का नहीं खरीदता है और ये लोग जो खरीदेंगे वो हजारों लाखों करोड़ का खरीदेंगे, तो उनका मूल्य हो जाएगा आधा। तो फर्ज कीजिए कि एक किसान जो अपना आलू अगर उगाता है खेत में, उसकी लागत अगर 10 रुपया पड़ेगी, वही ठीक आलू उन पूंजीपतियों को मात्र 5 रुपया पड़ेगी। और वो 5 रुपए की लागत पे पूंजीपति जब आलू को उगाएगा और उसने यदि 9 रुपया रेट खोल दिया, तो बताइए उस गरीब किसान का 10 रुपए पे भी कोई व्यक्ति उसका आलू खरीदेगा? 11 रुपए को तो सोचना वो भूल ही जाए। तो निश्चित तौर पे इस बात को सोचना होगा, समझना होगा तमाम लोगों को जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। आप जैसे सर जो मैं आपको भी साधुवाद देना चाहूंगा कि आप जनपक्ष के माध्यम से लगातार जो है जनता की जो मूल समस्याओं उसको उठाने का काम करते हैं, और ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उन तमाम छात्र नेताओं की, युवा नेताओं की, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोगों की बनती है कि इन चीजों का अध्ययन करें कि किस प्रकार आने वाले समय में, जिस प्रकार जियो ने फ्री में सिम बांट करके, टॉक टाइम बांट करके, और यूनिनार और टेलीनॉर और आइडिया, वोडाफोन जैसे कंपनियों को बर्बाद कर दिया। आज वो कई कंपनियां दिवालिया हो गई, कई का मर्जर हो गया, कई लोगों को बहुत भारी नुकसान हो गया है। तो ठीक वैसे ही प्राइस वॉर में आने वाले समय में इन पूंजीपतियों के पास यदि खेती करने की क्षमता डेवलप हो जाएगी तो अपने प्राइस वॉर से ये तमाम किसानों को ये तोड़ करके बर्बाद कर देंगे और उनको बाध्य कर देंगे कि वो भी अपना खेत उन पूंजीपतियों को दे दें। तो ये जो बड़े खतरे हैं आने वाले समय में मैं ये देख रहा हूँ। इसमें एक आध दो चीजें जो बहुत ही गलत हैं और मुझे लगता है कि एक साजिश के तहत इन्होंने, जो कि इन लोगों ने, अब हम लोग मानते हैं कि सावरकर के जो आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, तो सावरकर जहां से अपनी शिक्षा दीक्षा उन्होंने प्राप्त की थी उसको ही फॉलोअप पे इन लोगों ने भी करने का काम किया है। क्योंकि अंग्रेज भी जब हिंदुस्तानियों, गुलाम भारत में हिंदुस्तानियों के खिलाफ यदि कोई
3 जो है अगर कोई कानून उनको लाना होता था तो वो 5 कानून ले आ देते थे। 3 जो उनके मतलब का होता था, 2 ऐसा कानून होता था जिनसे उनका कोई बहुत सरोकार नहीं होता था, और जनता जब आंदोलित होती थी तो वो जो 2 कानून जो सबसे जो अप्रासंगिक उनके लिए भी होता था, जनता के लिए भी होता था, उसको वो वापस ले लेते थे और जनता को के आक्रोश को डाइल्यूट कर देते थे। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने भी एक जो गलत कानून जो ये लेकर के आए हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे खेती होगी और किसान और पूंजीपति के बीच में, उस जो कंपनी मालिक के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका कहीं भी वायलेशन यदि होता है तो किसान के पास महज 30 दिन का समय है, पूंजीपतियों को 60 दिन का, 2 महीने का समय दिया जा रहा है। ये गलत है। दूसरे, किसान जो है वो अपील कर सकता है एसडीएम लेवल पे, और उसका जो अपील है वो नेक्स्ट और फाइनल जो अपील है वो डीएम लेवल पे हो सकता है। तो जहां पे हम लोग इस तरीके से चीजें देख रहे हैं कि जो हमारे कार्यपालिका के लोग हैं, भ्रष्टाचार के तमाम उन पे आरोप लगता है कि उनकी पोस्टिंग जो है वो पैसे को लेकर के होती है, पद पे रहते हुए तमाम वो भ्रष्टाचार करते हैं, उनके पास स्वायत्तता नहीं होती है। जब पोस्टिंग में जो शासन का हस्तक्षेप है और सीधा सीधा उस पर उनका दखल है, तो वो कैसे निष्पक्ष होकर के वो न्याय कर पाएंगे। तो ये जो कानून बनाया गया है आने वाले समय में स्टैंड नहीं करेगा। मुझे पूरा यकीन है कि किसान जैसे ही आंदोलित होगा ये कानून वापस कर ले जाएंगे। तो ये डाइल्यूट करने के लिए ही मुझको रखा गया है। तो इन तमाम चालाकियों को और इनके जो ये बाजीगरी है, ये शब्दों के जो ये सौदागर हैं ये लोग, इसको समझने का काम तमाम जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं, वो तमाम लोग जिनके दिलों में इस देश के प्रति, किसानों के प्रति, युवाओं के प्रति भावना है कि वो सत्ता द्वारा जो शोषण हो रहा है उससे उनको बचाया जाना चाहिए। तो उन सभी से मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से सर कि हम सब लोग मिल करके अपने अपने स्तर पे लड़ाइयाँ लड़ें, उसकी शुरुआत करें। और हमारे पास एक विरासत है, क्योंकि हिंदुस्तान आज की तारीख में दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसकी आबादी 65% 35 वर्ष तक की युवाओं की है। तो उन तमाम नौजवानों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि युवा होना नौजवानों सिर्फ उम्र का एक पड़ाव नहीं होता है। युवा उस हौसले और जज्बे का नाम है जो गलत को गलत और सही को सही कहने का जज्बा और मादा रखता हो। इसलिए नौजवानों, आज आपके उसूलों के खिलाफ, आपकी युवा मान्यताओं के खिलाफ एक फैसला सरकार ने लिया हुआ है। तो यदि आप युवा हो तो इन तमाम जो अंधभक्ति और अंधराष्ट्रवाद और धर्मांधता का जो ये शोर आपके अगल बगल जो एक साजिश के तहत बनाया गया है, जो जाल बुना गया है, उससे बाहर निकल करके आपको असलियत और हकीकत को देखना समझना होगा। सत्ता की इन चालों को आपको डिकोड करना होगा और लड़ना होगा इस देश के लिए, क्योंकि एक विरासत हमारे पास रही है। आज जिनका जन्म दिवस है शहीद आजम भगत सिंह का, 23 वर्ष की उम्र में नौजवानों उन्होंने देश के सामने एक लेगेसी जो बना करके जो चले गए, जो एक समझ का एक रास्ता वो दे करके चले गए, उसको आगे ले चलने की जिम्मेदारी हमारे आपके कंधों पे है। सुखदेव गुरु राम प्रसाद बिस्मिल अस्फाकुल्लाह खां और इसे तमाम जो नाम थे उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी नौजवानों हमारे ऊपर है। उसको प्लीज आप लोग मिल करके आगे बढ़ाने का काम करिए। आपने बहुत सही एक अपील किया, और लेकिन इस अपील का जो पालन होना है, ये अगर व्यवहार में कैसे उतरे बाबुल जी, ये बड़ी चिंता है। मैंने कुछ लेख भी लिखा है कि जो युवा हैं, जैसे भगत सिंह ने भी लिखा था कि जो खेती और मजदूर है, अगर असली क्रांति आपको ढूंढनी है तो आपको खेती और मजदूरों के बीच, खेत और आपको कारखाने जाना पड़ेगा। और आज का युवा बहुत अफसोसजनक तरीके से सुविधावादी राजनीति या बड़े चेहरे, बड़े नाम की राजनीति के पीछे जाता है। कुछ लोग बचे हैं जो सैद्धांतिक पटल पर और वैचारिक दृढ़ता और जमीनी आधार पर काम करके राजनीति में और समाज में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। एक चीज हम आपसे और समझना चाहते हैं, हमने आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 पोस्टें देखी, एक तो कि क्या किया जाए इस तरह कुछ करके, दूसरा एक था कि आपने कुछ सुझाव मांगा था। अभी आपने कुछ सुझाव मांगा था कि संगठन बनाने का, नया संगठन बनाने का, और अब जो कंप्लीट केस है
सबको संगठन बनाना हो। जैसा कि मैंने पहले कहा कि लोग मुखरित नहीं थे यहाँ, राजनीतिक दल, विपक्षी दल मुद्दों को लेकर नहीं भी मुखरित थे, जो जनता के मुद्दे होने चाहिए। और आप ने किया, और आपने सुझाव मांगा, तमाम लोगों ने सुझाव भी दिया है। मैंने पढ़ा है कि किसान यूनियन और क्या क्या पूरे नाम संगठन, सैकड़ों लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं, जनता की, आम लोगों की, युवाओं की प्रतिक्रिया आई है, आपने भी जवाब दिया है, सब है। तो ये हम समझना चाहते हैं कि नए संगठन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई आपके टीम को। हमको तो जो लगता है वो हमने कहा, क्योंकि एक शून्यता थी, तो उसको भरने का आप काम कर रहे हैं, और अपने साथ साथ जो लोग उस आंदोलन में जुड़े हैं उनको एक मंच पर आ जाएं, वो भी एक मंशा आपकी हो सकती है। लेकिन हम आपसे समझना चाहते हैं, और राजनीतिक लक्ष्य क्या होगा। राजनीतिक लक्ष्य बहुत तय करना बहुत जरूरी होता है डेमोक्रेसी में। आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक आंदोलन आप करिए, जनता के हित का काम करिए, लेकिन आपके राजनीतिक लक्ष्य भी तय होने चाहिए। क्योंकि अगर सदन में जनहितकारी शक्तियां नहीं हैं, तो सदन में फैसले जो होंगे वो आप सड़क पर ही लड़ करके जी। तो बस सर देखिए, आपने बहुत ही आवश्यक जो है बात उठाई है कि बहुत से लोग सामाजिक सरोकार में रहते हैं, एक्टिविज्म में रहते हैं, लेकिन राजनीति से वो बहुत नफरत करते हैं, कहते हैं कि लोगों को राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं कि राजनीति के माध्यम से ही जब ये देश चल रहा है, और हमारा संविधान जो सेटअप उसने तैयार कर रखा है, उसमें राजनीति के माध्यम से ही बदलाव हो सकता है। आज जो तमाम जो इस देश को लूटने की जो साजिश रची हुई है, जो लूटा जा रहा है देश को, वो राजनीति के माध्यम से ही है। जो किसानों के खिलाफ ये काला कानून बना है, वो राजनीति के माध्यम से ही बना है। और भले हम सड़कों पर चाहे जितना चिल्ला लें, लेकिन ये कानून यदि वापस होगा तो राजनीति के माध्यम से और सदन के अंदर ही होगा। तो निश्चित तौर पे हमारी जो लड़ाई है, उसके जो एक्टिविज्म का जो एक प्रारूप है, स्ट्रक्चर है, वो तो है ही। हम लोगों के राजनीतिक अपने जो है वो उसका भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर तैयार कर रखा हुआ है, जिसमें आने वाले समय में हम लोग इन तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको ये बाध्य करेंगे कि भाई आप लोग सदन के अंदर जाइए, इसकी मुखालफत करिए, और सत्ता को बाध्य करिए कि वो लोग इस काले कानून को वापस लेकर के आए। जहां तक संगठनात्मक रूप से आपने बात की कि हम लोग कैसे इसका स्वरूप तय कर सकते हैं, तो आज के ही दिन हमारे अलग अलग जिलों के जो नौजवान हैं उन सबसे विमर्श करके हम लोगों ने किसान युवा समन्वय समिति का हम लोगों ने गठन करने का फैसला लिया है। और किसान युवा समन्वय समिति के प्लेटफॉर्म पे हम लोग पर्चा हम लोगों का तैयार हो गया है। उस पर्चे के माध्यम से हम लोग किसानों के बीच में जाएंगे। वो तमाम लोग जो किसान संगठन बना करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं या जिनके अंदर भावना है लड़ने की, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। और वो जो किसान पुत्र हैं, जो किसानी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उन सब से अपील करेंगे कि देखो भाई, ये भविष्य में आने वाली ये चुनौतियां हैं तुम्हारे सामने। अब यदि आप नहीं लड़े तो भविष्य आपका जो है वो खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। एक समझने वाली बात जो है, एक चेतावनी के साथ मैं अपनी आशंका जो है संभावित है उसको मैं व्यक्त करना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर आज के तारीख में खाद्यान्न का बहुत बड़ा संकट आन खड़ा हुआ है। कोई भी आसानी से ग्लोबल फूड क्राइसिस अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि पूरी दुनिया के अंदर आज की तारीख में खाद्यान्न को लेकर के संकट खड़ा हुआ है। और जो खेत हैं वो खेत तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन आबादी इस पूरे दुनिया की वो लगातार जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ये अनुमानित है कि आने वाले 30 साल में, सन 2050 तक, इस दुनिया की आबादी में 2 अरब लोग और हो जाएंगे। इस दुनिया की आबादी 9 अरब हो जाएगी, और तब इस देश में, इस पूरी दुनिया के अंदर खाद्यान्न को लेकर के बहुत बड़ा जो है वो संग्राम भी खड़ा हो सकता है। तो उसके मद्देनजर, क्योंकि कंपनियों, जैसे हम लोग सामान्य लोग जो करते हैं, हम लोग 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन का ही प्लानिंग करके चलते हैं, महीने भर का कोई प्लानिंग करके चलता है। लेकिन ये कंपनियां वो 10 साल 20 साल 30 साल आगे का प्लान करके चलती हैं, और उसके तहत ही ये जो तमाम आप बदलाव देख रहे होंगे, जिसमें पूरी दुनिया का जो कृषि जो नियम था, कानून था, वो हमारे यहाँ भी जो है कृषि नीति लागू हो गया।
और ये जो तमाम आप डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के जो तमाम श्रोता हैं, आप लोग समझिएगा कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज अटल जी के जमाने में बनी थी, जो हावड़ा से लेकर के दिल्ली तक गई है, जो हावड़ा से बंगाल से निकल करके बिहार आती है, बिहार से उत्तर प्रदेश आती है और ये दिल्ली तक जाती है, वो पहले 4 लेन थी, उसको 6 लेन किया गया। उसके बाद जो एक्सप्रेस वे मायावती जी की सरकार में नोएडा से लेकर के आगरा तक बना, अखिलेश जी की सरकार में वो आगरा से लेकर के लखनऊ तक बना। लखनऊ से वो प्रस्तावित तो समाजवादी क्या पूर्वांचल जो है एक्सप्रेस वे करके था, वो फिर हमारे गाजीपुर तक आया है, वो उस पे भी काम चालू हो गया है। आने वाले समय में वो जो एक्सप्रेस वे है वो बिहार जाएगा और बिहार से वो भी बंगाल जाएगा। ठीक इसी के पैरेलल एक और एक्सप्रेस वे जो करीब 24,000 करोड़ रुपए का बनने वाला है, गंगा एक्सप्रेस वे के नाम से, वो मेरठ से लेकर के इलाहाबाद तक फिर बन रहा है। इलाहाबाद से बनारस, बनारस से बिहार, बिहार से फिर ये कलकत्ता जाएगा। तो सोचिए कि जहां पे बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इतना घोर अभाव है इस देश के अंदर। अस्पताल और स्कूल इस कोरोना के महामारी में आप अच्छे से देख सकते हैं कि अस्पतालों का कितना संकट है इस देश के अंदर। सामान्य सी जो है बीमारियों के चलते भी लोग जो है वो अपने प्राण त्याग दे रहे हैं। उस देश में जहां पे 6 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल कुपोषण के चलते मर जाते हैं, इस देश के अंदर जहां पे 5 लाख से ज्यादा जो है लोग आपके जो है तमाम अलग अलग जो है बीमारियों से मर जाते हैं, जो ये भ्रम फैलाया गया है कोरोना का, मैं मानता हूं, व्यक्तिगत ये मेरा मानना है, वो दरअसल जो है वो सामान्य सर्दी खांसी जो जब अपने सबसे वर्स्ट फॉर्म में आती है तो वो निमोनिया हो जाती है। वो निमोनिया से भी करीब 1.5 लाख लोग हर साल इस देश के अंदर मरते हैं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। जो सामान्य जो सड़कें हैं उस पर कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन एक्सप्रेस वे लगातार एक पर्टिकुलर क्षेत्र में यदि बन रहा है तो वो सामान्य बात नहीं हो सकती है, वो बहुत बड़ी साजिश है। और वो साजिश को नौजवानों, आपके तमाम दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सब भी उसका अध्ययन करें, क्योंकि मैंने उसको डिकोड किया है कि एक पर्टिकुलर रीजन में अगर 3-3 एक्सप्रेस वे अगर बन रहे हैं तो ये सामान्य बात नहीं हो सकती है। वो इसलिए बन रहा है नौजवानों क्योंकि हावड़ा से लेकर के और जो ये नई दिल्ली का जो रूट है, हिंदुस्तान का पूरा जो व्यापार है वो 60% इसी रूट पे निर्भर करता है। और ये पूरा का पूरा जो बेल्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे खेती सबसे ज्यादा होती है। और हिंदुस्तान से आज के तारीख में 100 से ज्यादा देशों को खाद्यान्न जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा फल और सब्जियां उत्पादन करने वाला देश है। और हिंदुस्तान से पूरा खाड़ी जो देश आप देख रहे हैं वहां पे तेल और खजूर के अलावा तो कुछ उगता नहीं है। तो पूरा खाद्यान्न आप समझिए कि ऑस्ट्रेलिया, भारत और पाकिस्तान से ही खाड़ी देशों को जाता है। पूरा यूरोप आपका जो है सब्जी, अभी लॉकडाउन में मैं आपको बताऊं सर कि मात्र बनारस के एयरपोर्ट से 214 करोड़ की सब्जियां इंग्लैंड भेजी गई हैं। तो नौजवानों समझो इस चीज को कि जहां एक तरफ एक साजिश के तहत खेती को घाटे का सौदा बनाया गया, क्योंकि खेती यदि जो है वो लाभ का सौदा रहती तो तमाम जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उसके लिए लेबर फिर कहां से मिलते, है ना। वो तमाम लोग अगर गांव में ही संपन्न हो जाते फिर वो शहरों में जा करके इनके उपभोक्ता क्यों बन पाते। तो ये बहुत बड़ी साजिश है इस देश के साथ कि किसान जो है वो गरीब रहे, किसान कभी भी जो है उसका किसानी जो है वो प्रॉफिट का जो है वो सौदा न बन पावे, इसलिए साजिश की गई थी। लेकिन जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर एक जो है खाद्यान्न का संकट खड़ा होने वाला है, ये तमाम जो गिद्ध निगाह लगाए हुए जो पूंजीपति बैठे हुए हैं उनकी निगाह अब आपके खेतों पे है। आपके खेतों को वो बेतरतीब तरीके से वो खेती कराएंगे, 10 साल वो खेती कर लेंगे, उसके बाद आपका खेत भले बंजर हो जाए उससे उनका मतलब नहीं रहेगा। वो तमाम जो है उपज जो वो उपजाएंगे, उपजा करके वो ले जा करके वो एक्सपोर्ट करने वाले हैं। वो काम आप भी कर सकते हो, बाकायदा उन लोगों ने इसके लिए मॉडल स्थापित कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के तहत आप पढ़ना, एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर अब एक जो है जिले में बनने वाला है। एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर क्या है आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा। इस एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर के में बहुत से फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी
वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको कहा जाएगा क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो आने वाले समय में एफपीओ का गठन करेगा और उस प्राइवेट लोगों द्वारा एफपीओ का जो गठन होगा, एफपीओ मतलब होता है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में तमाम जो सरकारी जो हमारे जो टूल्स हैं, कृषि विभाग हो गया, नाबार्ड हो गया, सहकारिता हो गया, एसएफएसी हो गया, ऐसे तमाम जो सरकारी जो मशीनरीज हैं वो टूल और पार्टिकल के रूप में काम करेगी और इन एफपीओ के माध्यम से ये तमाम जो है कृषि उत्पाद जो है कराएंगे और उसको फिर ले जाकर के एक्सपोर्ट करने का काम करेंगे। बाकी किसी को बाजार मिलेगा ही नहीं, तो मजबूर होकर के ये सारे लोग जो है उन्हीं जो सीबीबीओज वाले लोग रहेंगे उनको बेचने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो इसमें नौजवान आपके पास जो सीमित समय बचा हुआ है उसमें आप लोग संगठित हो जाइए, खेती को बचा लीजिए और अपना स्वयं का एफपीओ बना करके सहकारिता के मॉडल पे आप यदि चाहेंगे तो आप भी बाजार पे नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है प्राइमरी जो है प्रोड्यूसर आप ही हैं और आप चाहोगे तो आप एक्सपोर्ट करने की भी काबिलियत और ताकत आपके अंदर है। जरूरत है तो संघे शक्ति कलयुगे का जो वाक्य हमको बताया गया था उसको फिर से जो है आत्मसात करने को लेकर के। जी सर, आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल, आपने बहुत सही सटीक बात की और कई ऐसे तथ्यों को रखा जिससे समाज के सभी जागरूक लोगों को उसको समझना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। आपने सड़कों के जाल की बात की, एक्सप्रेसवे की बात की। बाबुल जी, आपकी जानकारी में होगा या एक चीज और ला दें, शायद आप वो कहना भूल गए, रेलवे का जो माल गाड़ी का एक स्पेशल ट्रैक पंजाब हरियाणा जो आपके हमारे कानपुर से होते हुए प्रयागराज होते हुए पूरा बिहार और सब जाएगा। तो ये बताया भी जा रहा है कि हम माल ढोने के लिए सुगम यात्रा का हम ये किए, पूरा रास्ता बना रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं पूरा। और लेकिन क्या ये जो डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, सवाल तो ये उठता है ना कि क्या ये जो विकास की योजनाएं हैं ये जनता के वास्तविक हित की है या जनता के शोषण के लिए ये नए तरीके बनाए जा रहे हैं। जो आपने कहा बाबू जी कि हमको कौन सा विकास चाहिए, हम समग्र विकास चाहते हैं, हम समग्र विकास में सुनियोजित विकास चाहते हैं। जब बात होती है कि भारत गांवों का देश है, गांवों में बसता है, तो गांव में खेती, खलिहान, पशुपालन और इससे जुड़े हुए व्यापार उद्योग के संरक्षण की नीति पर नजर अगर तो वो लूटेगा, कभी मंडी में लूटेगा, कभी नए व्यवस्था में लूटेगा। इसी व्यवस्था के चक्र को तोड़ने के लिए और किसानों को वास्तविक लाभ मिले, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहे मंडी हो या बाहर हो वो किसानों को मिले, इसकी मुखरित पुरजोर वकालत आज विवेकानंद सिंह बाबुल ने जनपक्ष के इस विमर्श में भी की है। सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि सरकार जब कोई जनता की जनपद की आवाज नहीं सुनती है तो कुछ धमाके होते हैं। आज भगत सिंह का जन्मदिन है, प्रधानमंत्री जी आपने भी याद किया है, हम भी याद कर रहे हैं, तो केवल याद करने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जो कहा था, भगत सिंह ने कहा था कि ये जो शोषण की अट्टालिकाएं हैं, ये जो किसानों मजदूरों के रुदन पर और उनके शोषण पर खड़ी हुई अट्टालिकाएं ये ढहा दी जाएंगी। तो अगर आप ढहाना चाहते हैं मंडी समिति से आड़तियों और बिचौलियों को, तो नए बिचौलिए, नए दलाल किसानों के माथे पर जो आपके द्वारा आ रहा है विधेयक में, जो आशंका है बाबुल सिंह की, जो आशंका है किसान संगठन की, जो दर्द महसूस कर रहा है नौजवान, उसको भी आप समझिए, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप खुद कहते हैं 130 करोड़ का मैं हूं, तो आप 130 करोड़ में इस आवाज को भी सुनिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनिवार्यता घोषित करिए। साथ ही साथ जो एक्सप्रेसवे का जाल बिछता है बहुत बढ़िया है, आप बिछाइए, आपकी मंशा लोग समझेंगे, उसका लाभ लेंगे, हम हानि भी समझ रहे हैं। लेकिन खेत खलिहान कब दुरुस्त होंगे, खेत खलिहान की सड़कें कब ठीक होंगी, खेती में पानी कब मिलेगा, नहरों का सौंदर्यीकरण और सफाई के नाम पर जनता के धन की लूट सिंचाई विभाग में कब बंद होगी, सवाल हमारे ये हैं और इन सवालों का हम लगातार चाहते हैं
कि विवेकानंद सिंह जी, बाबुल जी, आप समय निकालिए, संघर्ष की राह अपनी होती है, लेकिन वैचारिक जो एक प्रवाह होता है वो बना रहे, हम आपको समझते रहे। तो हम चाहते हैं कि आप सप्ताह में एक दिन, आज ही के दिन, संडे के दिन 2 बजे से समय जनपक्ष के लिए निकाल लीजिए और 40, 45, 50 मिनट आप हमको दीजिए। हम ये संवाद चलाएंगे और हम चाहेंगे मीडिया जगत के अपने साथियों से, अपने वरिष्ठों से चाहेंगे, साथियों से चाहेंगे कि जो मीडिया पर एक बहुत बड़ा तोहमत लग रहा है कि जनता के हितों से आप पूरी तरह से दूर हो करके भ्रम वाले मुद्दों पर या थोपे गए मुद्दों पर बहस कराते हैं, तो एक अवसर हमारे आपके पास है कि हम राजनीतिक दलों की आवाज बनते रहिए, समय दीजिए, लेकिन उन आवाजों को स्थान देना शुरू करिए जो गांव के खेती खलिहान से जुड़े हैं, जो एंटी नेपोटिज्म है, जिनका कोई पारिवारिक वंशानुगत राजनीति में इतिहास नहीं है। अगर आप कंगना रनौत की आवाज बन करके दिखा रहे हैं तो आपको बाबुल सिंह की आवाज दिखाने में दिक्कत कहां है? क्या माया नगरी की आवाज और बलिया और गाजीपुर की आवाज एक साथ नहीं गूंजनी चाहिए? अगर मैं एक आज जनपथ में एक नया विषय में बाबुल भाई आपको देता हूं, बॉलीवुड में ड्रग्स की बहुत चर्चा हो रही है, मैं चुनौती देता हूं आज जनपथ में ये, लेकिन विश्व के कैंपस में, मैनेजमेंट के प्रबंधन के कैंपस में, इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स के कैंपस नशीली पदार्थ, शराबखोरी, अवैध काम होते हैं कि नहीं होते हैं? इसकी जांच सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं? कि उस जनपद से हूं, बाराबंकी से मैं इस समय जनपद में, जहां पर एक लंबी पीढ़ी और लंबा नुकसान मादक द्रव्यों के कारण लोगों का हुआ है, परिवारों का हुआ है। तो बंबई ही नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश भी मादक द्रव्यों के सेवन से युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है। और ये जो नशा आप परोस रहे हैं हमारे साथी मीडिया जगत, भ्रम का नशा, ये बहुत खतरनाक है। तो वास्तविक मुद्दों की तरफ आइए, टीआरपी का खेल, टीआरपी की जंग लड़ते रहिए, लेकिन इसमें स्थान खेती किसानी को, नौजवानों को, युवा मन को, स्त्री मन को, बाल मन को, जनता से जुड़े हुए आवाजों को भी दीजिए। जनपद के विमर्श में अब हम चाहते हैं कि अंत में विवेकानंद सिंह बाबुल जी, जो हमारा बचा हुआ 2-2.5 मिनट का समय हम आपको देते हैं, कि आप कुछ ऐसी बात करिए और बताइए कि हमारे साथ आपको बात करके कैसा लगा, और हमें सुझाइए कि हम जनपद में आपके इस मुद्दे के अलावा, किसान के मुद्दे के अलावा, हम और कौन से मुद्दे उठाएं। जी, सबसे पहले तो मैं पुनः आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी की आत्मा आज जो है बहुत अपने आप को जो है सुकून में महसूस कर रही होगी कि उनके जो है आदर्शों को आप आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, और जो विचारों की शान जो डॉक्टर लोहिया जी से आप प्रभावित हैं, उनकी जो विरासत, डॉक्टर लोहिया जी की विरासत को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिनका जन्मदिन है, शहीद आजम भगत सिंह की विरासत को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको साधुवाद है। और साथ ही साथ मैं सजेस्ट तो नहीं कर सकता, निवेदन करूंगा आपको, आप सीनियर हैं, कि वो तमाम काम जो सत्ता जो है भ्रम फैला करके और तमाम तरह की जो राष्ट्रवाद और धर्मवाद की चाशनी लपेट करके जो जहर परोसने का काम कर रही है, उसको डिकोड करने का काम आप करिए। जैसे ये आज की तारीख में जो तमाम जो शोर जो फैलाया जा रहा है, अभी बॉलीवुड का आपने जिक्र किया, नशे का आपने जिक्र किया, ये तमाम खामियां तो हैं, लेकिन इससे बड़ा नुकसान उन चीजों से हो रहा है जो सत्ता जो है कानून बना करके जनता के ऊपर थोप रही है। जैसे कि कृषि नीति आई, इससे पहले शिक्षा नीति आया था, उससे पहले जीएसटी आई थी, और आने वाले समय में मैं आपसे कहूंगा कि जो फ्री ट्रेड एरिया जो है, एफटीए, वो भारत में लागू है, जिसके तहत जो विदेशों से जो आयातित सामान होता है उसमें कहीं पे छूट होता है। उसमें किसान उत्पाद और दूध उसमें जो है बचा हुआ था, उसको भी ये एफटीए के दायरे में ले आने वाले हैं। ये बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है।
इस पे मैं चाहता हूं कि एक स्टोरी आप कवर करिए, क्योंकि किसानी जो है इस देश की सबसे बड़ी जो आबादी है उससे सीधा संबंध रखती है, और इस देश को सबसे अधिक जो रोजगार जो देता है वो किसानी ही हमारी देती है। और साथ ही साथ जो युवा वर्ग है आज की तारीख में, उससे जो कंसर्न सवाल है वो सबसे ज्वलंत है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि इस देश की जो सबसे बड़ी आबादी है वो युवाओं की है। 65% आबादी इस देश की वो 35 वर्ष तक के युवाओं की है। वो युवा आज अपने आप को भटका हुआ महसूस कर रहा है, छला और ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि सरकार ने बातें तो बहुत की थी, लेकिन जो हकीकत आज उसके सामने है, जब यथार्थ से उसका सामना हो रहा है, तो अपने आप को वो एक दोराहे पे खड़ा पा रहा है, जहां पे उसने जो है 6 साल एक जो पार्टी का साथ दिया था उसके खिलाफ वो कैसे बोले, दूसरी तरफ वो रास्ता है जो सच्चाई का है। तो इस दोराहे से उसको निकालने का काम भी आपके द्वारा होना चाहिए। उसमें जहां मेरी जरूरत हो, जिस प्रकार से भी हो, जो सामाजिकता सरकार की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं उसके साथ साथ में, क्योंकि ये भी माध्यम है लोगों को अवेयर करने का, जागरूक करना, ये मेरा सौभाग्य रहेगा कि मैं आपके साथ जो है संडे को आकर के अपने विचारों को रख पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहे, और बीच में भी कोई अगर सप्ताह के बीच में भी कोई विशेष बात होगी तो आप हमारे साथ बात होगी, और हमको कभी किसी मुद्दे पर आपकी त्वरित टिप्पणी लेनी रहेगी तो हम कोशिश करेंगे हमारे विमर्श में आप समय समय पर आए। दरअसल हमारा देश बहुत बड़ा है, किसानों की अलग अलग समस्या है, और बड़ी जोत के किसानों का अलग दर्द होता है, छोटी जोत का अलग होता है, हर फसलें भी अलग अलग होती हैं, कई जगह बहुफसली होती हैं, तो सारे देश के एक ही डंडे से नहीं हाँका जा सकता है। हाँ, एक बहुत अच्छा सुझाव है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हमारी उपज ना बिके, ना मंडी के अंदर ना मंडी, सब एक है, तो एक ये विसंगति जो नजर आ रही है वो दूर होगी। बाकी हम लोग सारी व्यवस्थाओं पर समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। जैसा कि मैंने जनपक्ष में जब ये विधेयक लागू हुआ मैंने अपील किया था, तो हम आते हैं, तो कई लोग, कुछ लोग उस विमर्श में जुड़े थे जिन्होंने कृषि विधेयकों की पक्ष की कई बातें बताई थी। उस विमर्श में भी अंत में मैंने कहा था कि पक्ष हो या विपक्ष हो, हम चाहते हैं कि वैचारिक मंथन हो और उसमें से अच्छी चीजें निकल के आई। उस विमर्श में भी बाबुल जी मैं बताना चाहता हूं कि 2 लोग हमारे साथ थे, जिसमें से दोनों लोगों ने, एक लोगों ने दबे मन से और एक ने खुले मन से कहा कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी इसमें तय हो जाता कि लेना ही पड़ेगा उतने पर, तो बहुत बढ़िया होता, जो आपने कहा। तो ये कोई केवल विरोध की राजनीति नहीं है, ये मेरी दृष्टि में हित की राजनीति होती है कि आप तो किसान और जनहित की राजनीति कर रहे हैं, और सरकारें भी उसी के लिए हम चुनते हैं। तो सरकार को जनता के हित की बात माननी चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनिवार्यता घोषित करनी चाहिए। जी बाबुल जी। सर, मैं आपके दर्शकों से अपील भी करना चाहता हूं कि किसान युवा समन्वय समिति नाम से हम लोग एक संगठन का निर्माण कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो भी सामाजिक सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, वो तमाम लोग जो किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ना चाहते हैं, वो तमाम नौजवान जो आज की तारीख में विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन सब से मेरी अपील है कि किसान युवा समन्वय समिति के माध्यम से एक संगठन का निर्माण हो रहा है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप जिस भी जिले में हो, इससे जुड़ने का आप जो है कष्ट करें, और आगामी 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर हम लोग एक इस बिल के विरोध में एक पदयात्रा रख रहे हैं, उसमें आप लोग अपने अपने जिलों से भी इसमें पार्टिसिपेट करने का प्रयास करेंगे। मेरी मात्र यही सर निवेदन था, यही अपील मैं करना चाह रहा था। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने पूर्व में जानकारी दे दी कि 2 अक्टूबर के कार्यक्रम की हम कोशिश करेंगे, और निश्चित हम आपके उस कार्यक्रम को भी देखेंगे, और कार्यक्रम के बाद हम आपके कार्यक्रम की एक विचार विमर्श करेंगे। लेकिन उस कार्यक्रम में आपके किसान युवा संघर्ष समिति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, दूसरे लोग रहेंगे। मैं कुछ लोगों से कहा कि आपको कार्यक्रम को देखना है, समझना है, फिर हम उस कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे और हम आपको समीक्षा का समय बता देंगे। और अगर आपके पास समय होगा तो आधे घंटे की समस्या में हम समीक्षा में हम आपको बाद में जोड़ लेंगे आपकी राय लेने के लिए, या बाद में हम आपको बताएंगे कि हमारी समीक्षा में ये निकला था। तो जिन लोगों ने भी अभी सुना या बाद में सुना और सारी बातें, इससे आप अपने को कनेक्ट करिए,
इस जो भी विवेकानंद सिंह बाबुल जी ने कहा है उसका आप अध्ययन करिए, मनन करिए, उसको क्रॉस चेकिंग करिए, खूब आप भी वैचारिक मंथन करिए। और अगर आपको कहीं लगता है कि जनपक्ष में किसान विधेयकों पर जो आपका सुझाव था या आपकी जो आपत्तियां थी, जो आपने चिंता प्रकट की कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर भी समाप्ति आएगा, जो आपने एफडीआई लागू होने कहा, जो आपने तमाम संकटों के जिक्र किया, खेती के किसानी पर हानि लाभ की चर्चा की, आपको अगर विवेकानंद सिंह बाबुल के कथन पर कोई आपत्ति है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, बाबुल सिंह को भी सोशल मीडिया बता सकते हैं, या आप हमको बताइए कि आप रूबरू होकर के विवेकानंद सिंह बाबुल सिंह से सवाल पूछना चाहते हैं तो हम आपको जोड़ लेंगे, हमारी भूमिका बीच में क्या होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अध्ययन करना, मनन करना जरूर करिए। आप लोकतांत्रिक देश में हैं, अगर आप राजनीतिक बंधुआ मजदूरों की तरह आचरण करेंगे, किसी भी राजनीतिक दल में होंगे या नहीं होंगे, तो आप बेबसी और गरीबी है, इसको दोहराना पड़ेगा। आज नौजवान और राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीतिक बंधुआ मजदूर हो गए हैं, तोड़ना चाहते हैं, वो लोहिया की तरह इंगित नहीं करना चाहते हैं, वो राजनारायण की तरह हल्ला नहीं बोलना, और तो छोड़ दीजिए, वो मुलायम सिंह और लालू यादव की तरह लड़ना नहीं जानते हैं। और हमारे साथ दो समाजवादी संघर्ष के लोग हैं, बाद में क्या हुआ वो बात नहीं है, लेकिन ये आंदोलन के लोग हैं, ये छात्र राजनीति और किसान राजनीति से निकले हुए लोग हैं, इनके राजनीतिक योगदान नहीं भुलाया जा सकता है। लेकिन इनके संघर्ष पर चलने को नहीं तैयार हैं इनके नाम पर राजनीति करने वाले, तो अफसोस अब नहीं करना है, अब नया रास्ता तय करना है और लोगों को आप जागरूक करना है। मेरी भी जनपक्ष में अपील है कि आप लोग तमाम संगठनों से जुड़े रहे हैं, विवेकानंद सिंह बाबुल सिंह जी ने और तमाम लोगों ने मिल करके संघर्ष समिति बनाई है। आप संघर्ष समिति को भी टटोलिए, उन पर नजर रखिए, उनके विचारों को समझिए, संगठन की गतिविधि को समझिए, अभी जुड़ जाइए, दो को जुड़ जाइए, बाद में जुड़ जाइए, संगठन में कोई कमी हो उनको बताइए। जब हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से सवाल कर सकते हैं तो आपको भी अधिकार है कि बाबुल सिंह से कहिए कि आपको ये कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए। लोकतंत्र की यही मर्यादा है। लेकिन जो काम कर रहा है, जनता के हित के लिए लड़ रहा है, उसके साथ चलिए, उसके कंधे पर हाथ रखिए, बड़े हो तो उसको आशीर्वाद दीजिए, और हम उम्र हो और हम इसी कार्यक्रम में बिना बाबुल सिंह की स्वीकृति लिए ये कह रहे हैं, हम अगले रविवार को 2 बजे फिर मिलेंगे विवेकानंद सिंह बाबुल के साथ। कृषि के अधिग्रहण को मुख्य केंद्र, कृषि भूमि का अधिग्रहण बंद हो, ये मेरी बहुत पुरानी मांग है। इफ और बट खत्म, किसी भूमि का अधिग्रहण किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, ये एक मांग मेरी थी। और ये तमाम मुआवजा की मांग कैसे आई, क्या आई, वो अंतर विरोध के विषय हैं, वो मुख्य विषय होगा। बाकी आज अभी से लेकर के शनिवार तक जो घटित होगा खेती किसानी और नौजवानों के बारे में, उसको हम समझेंगे बाबुल सिंह से। और आप लोग बने रहिएगा, आप लोग नजर रखिए अपने नेताओं पर और काम करने वाले नौजवानों पर। जल्दी ही फिर मिलते हैं, नमस्कार।